ओके, तो अभी हमने डिस्कस करना है अवॉइडेंस ऑफ एग्रावेटिंग फैक्टर। लास्ट वीडियो में हमने स्टेप वाइज अप्रोच देखी कि किस किस तरीके से हम उसके अपने अस्थमा को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है। सबसे पहले लो डोज पे हमने जब करने की कोशिश की उसको मैनेज, तो लो डोज पे नहीं हुआ तो उसके साथ हमने लॉन्ग एक्टिंग को यूज़ करा लिया। लॉन्ग एक्टिंग भी अगर नहीं आपकी काम करी स्ट्रेटजी लॉन्ग एक्टिंग वाली, तो उसको हमने स्टॉप कर देना, उसकी जगह मीडियम डोज कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से हमने 5 स्टेप में अपनी अप्रोच की। इनिशियल थेरेपी थी एडोन थेरेपी, फिर एडिशनल पे गए, फिर हाई डोज थेरेपी, फिर कंटिन्यूस और फ्रीक्वेंट यूज़ जो है वो ओरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। अब हमारे पास है कि कौन कौन से एग्रावेटिंग फैक्टर है जिसको अवॉइड करके अवॉइड कर सकते हैं हम, और एस्थमा से एस्थमा को कम कर सकते हैं, उसकी साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि अगर जिन फैक्टर्स की वजह से फैक्टर्स की वजह से एस्थमा जो है वो ट्रिगर हो रहा है, हमें चाहिए कि हम उनको कम कर दें, कि एक्सपोजर ऑफ रेलिवेंट एंटीजेंस को कम कर दें, रिड्यूस कर दें हम, रिड्यूस एक्सपोजर ऑफ रिलेटिव एंटीजेंस। इसके अलावा जो हाउस डस्ट माइट्स हैं या जो भी फैक्टर्स हैं जो अस्थमा ट्रिगर करा रहे हैं उनको हम कम कर दें, हाउस डस्ट माइट्स उसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। या फिर कारपेट्स वगैरह अपने घरों के जो है वो उसको चेंज करें, फंगल एक्सपोजर कम कर दें, या ऐसी मेडिकेशंस जो एस्थमा ट्रिगर करा रही हैं उन मेडिसिन का यूज़ कम कर दें। एनसिड्स और एस्पिरिन वगैरह या फिर बीटा ब्लॉकर्स कराते हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप उन मेडिसिन का यूज़ जो है वो कम कर दें जो एस्थमा को ट्रिगर करा रही हैं। इसके अलावा जो है वो स्मोकिंग अगर पेशेंट कर रहा है तो उसको कहें कि वो स्मोकिंग को अवॉइड करें, स्मोकिंग सिजेशन कर दें, ठीक है, सिजेशन। ठीक, इस तरीके से इन फैक्टर्स को अवॉइड करके जो है वो एस्थमा को आप कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ठीक है। उसके अलावा जो है वो एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा क्या होता है कि जब इन्फ्लेमेशन एयरवेज की बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, तो हम इसके हेडिंग दे लेते हैं एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा। इसमें बेसिकली ये होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवेज होना शुरू हो जाती है, और जो प्रेसिपिटेंट होते हैं जैसे कि सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन होगी, इसकी एयरवेज की इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होगी, और जो प्रेसिपिटेंट्स होंगे जो कि वायरल इन्फेक्शन करा रहे हैं जैसे कि मोल्ड्स, पोलन्स, थंडरस्टॉर्म्स वगैरह, एयर पोल्यूशन वगैरह, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन वगैरह, उनकी वजह से जो है वो एस्थमा जो है वो ज़्यादा होगा, ट्रिगर होगा। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद मोल्ड्स वगैरह, फंजाई की एक टाइप है, उसके अलावा पोलन्स हैं, ठीक है, पोल्यूशन, थंडरस्टॉर्म्स वगैरह। अब अगर ये सारी केसेस हैं तो इसको किस तरीके से हमने एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा को किस तरीके से मैनेज करना है, तो इसको मैनेज करने के लिए मोल्ड टू मॉडरेट जो एक्सेसरबेशन होती है उसको आप मैनेज कर सकते हो। आपने अपनी इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होती है ना उसकी डोज को बढ़ा देना होता है। आपको पता है इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनहेल्ड जो स्टीरॉइड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है? बेक्लामेथासोन होती है, वो होती है, फ्लूटिकासोन होती है, ब्यूटिसोनाइड्स होती हैं, ठीक है। तो आपने इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती हैं ना उनकी डोज को आपने कॉर्टिकॉइड्स होती है ना, स्टीरॉइड्स होती हैं ये, इनकी आपने डोज जो होती है उसको डबल कर देना होता है, ठीक है, डबलिंग डोज। फिर उसके बाद जो शॉर्ट कोर्सेज है उसमें एटलीस्ट आपने 5 डेज़ तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होती हैं ना उसको यूज़ करना होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक ओरल होती हैं और एक होती हैं आईवी। ओरल में आपको पता है कि प्रेडनिसोलोन होती है, प्रेडनिसोलोन को आपने 40 to 50 mg पर डे आपने यूज़ करना है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी आईवी वाली होती है ना वो हाइड्रोकोर्टिसोन होती है। इंडिकेशंस के आप कब जो है वो ये यूज़ करोगे, ठीक है, जब आपकी आप पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट से आप जो है वो आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी और आप पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट्स पीक फ्लो मीटर जो है उससे देखोगे, उसका एक्सपायरेटरी फ्लो देखोगे। अगर वो दिन ब दिन वर्सन हो रहा है या 75% पेशेंट लेस दैन 75% इसका पीक एक्सपायरेटरी फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आपने क्योंकि पीक फ्लो मीटर से आप उसकी बेस्ट वे में आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर 75% आपको जो है वो पेशेंट्स के अंदर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो कम हो रहा है, कम हो रहा है, या आप ब्रोंकोडाइलेटर्स भी ले रहे हो, ठीक है, आप ब्रोंकोडाइलेटर्स भी ले रहे हो लेकिन वो भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और सीवियर सिम्टम्स जो है वो सीवियर होती जा रही है, आप नेबुलाइज कर रहे हो ब्रोंकोडाइलेटर्स के थ्रू, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये एक्सेसरबेट हो गया, अस्थमा जो है वो वर्सन हो रहा है। फिर आपने उसको मैनेज करना है और आपने उसकी इनहेल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स की डोज को डबल कर देना है। तो बेसिकली जो एक्सेसरबेशन ऑफ अस्थमा था वो इन्फ्लेमेशन थी एयरवे की ड्यू टू दी
वायरल इन्फेक्शन की वजह से, मोल्ड्स की वजह से, पोलर्स की वजह से अस्थमा जो है वो वर्सन हो रहा था, आपने उसको मैनेज करना था डोज को डबल करके, ठीक है। एटलीस्ट 5 डेज़ तक आपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो ओरल वाले प्रेडनिसोलोन को 40 to 50 mg पर डे आपने यूज़ करना था हर रोज़। फिर उसके बाद कि आप कौन कौन सी इंडिकेशन है कब यूज़ करोगे, कि मैंने आपको बताया कि पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जब आपका लेस देन 75 हो जाएगा पेशेंट के अंदर, तो फिर आपने, या फिर ब्रोंकोडायलेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सीवियर सिम्टम्स आ रही है, नेबुलाइजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर आपने जो है वो इसको मैनेज करने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो मीटर डोज इनहेलर होता है वो आप किस तरीके से, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका आपको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि इन एमरजेंसी सिचुएशन जो पेशेंट्स होते हैं वो ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह जो होते हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं ना, ब्रोंकोडायलेटर्स इनहेलर्स के थ्रू मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से जो है वो मीटर डोज इनहेलर को यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ मीटर डोज इनहेलर। तो मीटर डोज इनहेलर के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आपने जो है वो कैप को रिमूव करना होता है, इनहेलर जो होता है ना, इनहेलर की कैप को रिमूव करना होता है, रिमूव दी कैप। फिर उसके बाद आपने अच्छे तरीके से उसको शेक कर लेना है। शेक करने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले ब्रेथ आउट करना है, ठीक है। आपके पास एक इनहेलर होगा, ठीक है, मीटर डोज इनहेलर, उसका आपने कैप उतार लेना ऊपर से, ठीक है। कैप उतारने के बाद उसको अच्छे तरीके से आपने करना है शेक कर लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेथ आउट करना है, ब्रेथ आउट। फिर उसके बाद आपका जो माउथ पीस होगा ना, जहाँ से आपने कैप उतारा है, उस माउथ पीस को आपने क्या करना है कि उसको अपने दांतों के दरमियान में, दोनों जो आपके लिप्स होंगे ना उसके दरमियान में उसको आपने सील ऑफ करना है, ठीक है। या कह लें इस तरीके से, प्लेस द माउथ पीस, प्लेस द माउथ पीस इन माउथ, माउथ पीस इन माउथ, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने इनहेल करना उसको, आपका जो हेड की पोजीशन है ना वो इंक्लाइन होनी चाहिए, बैकवर्ड होनी चाहिए, इंक्लाइन हेड बैकवर्ड, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये कम कर देगा आपकी ओरोफेरेंजियल डेपोजिशन को, कम कर देगा ओरोफेरेंजियल जो डेपोजिशन होगी ना उसको कम कर देगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि स्लो डीप इंस्पायर करना है। स्लो डीप इंस्पायरेशन करने के बाद आपने जो है वो उसको अपने कनिस्टर को डिप्रेस या फिर प्रेस जो भी है उसको आपने कर देना है कनिस्टर को। जब आप उसको करोगे, कनिस्टर को प्रेस करोगे, फिर आपने कंटिन्यूसली इनहेल करना है, कंटिन्यूसली इनहेल करना है आपने। फिर उसके बाद जब आप इनहेल करोगे, क्योंकि उसमें उसके अंदर ब्रोंकोडायलेटर होगा ना, उसके अंदर आपकी मेडिसिन होगी, तो आपने मेडिसिन को मैक्सिमम इनहेल कर लेना है। फिर आपने उसके बाद अपनी ब्रेथ होल्ड करनी है, ठीक है, होल्ड ब्रेथ, ठीक है। 10 सेकंड के लिए आपने ब्रेथ होल्ड करनी है। फिर उसके बाद आपने नॉर्मली जो है वो ब्रेथ आउट करना है। तो शॉर्ट एक्टिंग जो बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, आपने उसको 3 डोजेज उसकी लेनी होती है एक वीक में, या एक वीक में या उससे ज़्यादा आपने जो है वो 3 डोजेज उसकी यूज़ करनी होती है। तो मैंने आपको मीटर डोज इनहेलर का यूज़ बताया कि आपने सबसे पहले जो इनहेलर होगा उसका कैप आपने रिमूव कर देना है, नंबर 1। फिर उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से शेक करना है। फिर आपने ब्रेथ आउट करना है। फिर उसको अपने मुँह में रखना है, और उसमें आपकी हेड की पोजीशन जो है वो इंक्लाइन होनी चाहिए, बैकवर्ड थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि ओरोफेरेंजियल डेपोजिशन ना हो सके। फिर उसके बाद आपने कनिस्टर को ऊपर से प्रेस करना है ताकि मेडिसिन आए। माउथ पीस के थ्रू आपने उस मेडिसिन को पूरी को ना इनहेल करना है, ठीक है। इस मतलब मेरे पास इनहेलर नहीं है, मैं आपको कैसे बताऊँ। आपने उसको ना डीपली जैसे इंस्पायर नहीं करते वैसे आपने सारी की सारी मेडिसिन को अंदर लेके जाना है। फिर उसके बाद आपने ब्रेथ होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद आपने नॉर्मली जो है वो अपनी करनी है, ब्रीथिंग करनी है। उसके बाद जो एस्थमा, ये तो था ना कि मीटर डोज इनहेलर का यूज़ कैसे करना है, एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा कैसे होता है। प्रेगनेंसी में अगर एस्थमा हो जाए तो उसका क्या क्लिनिकल कोर्स होता है, ठीक है। एस्थमा इन प्रेगनेंसी, एस्थमा इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, ठीक। अच्छा, उसमें क्लिनिकल कोर्स ये होता है कि जो औरत होती है ना, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो क्या होगा कि अगर तो वेल टॉलरेटेड उसका एस्थमा है, ठीक है, उसका एस्थमा इतना ज़्यादा वर्सन नहीं है, तो वो मतलब उसके प्रेगनेंसी पर इतने बैड आउटकम्स नहीं होंगे, गुड आउटकम्स होंगे, मतलब इतना ज़्यादा उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेगनेंट भी है फीमेल और साथ उसको सीवियर एस्थमा भी है, प्रेगनेंसी भी है, ठीक है, प्लस सीवियर एस्थमा है, ठीक है, सीवियर एस्थमा है, ठीक है, तो ये वर्सन होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि मैटरनल या नियोनेटल मॉर्बिडिटी, मतलब कि माँ की और बच्चे की दोनों की जान को खतरा हो सकता है, दोनों की डेथ पॉसिबल है, ठीक है। अगर एस्थमा आपका सीवियर है, वर्सन हो रहा है, तो इन अ केस ये डेंजरस हो सकता है। या फिर लेबर और डिलीवरी के टाइम पे तो ऐसा होता है कि 90% केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं आते इसके, लेबर के टाइम पे, ठीक है,
लेबर पेन जो होती है डिलीवरी के टाइम पे, लेबर या फिर डिलीवरी के टाइम पे 90% केसेस में तो इसके कोई भी जो है वो 90% केसेस में नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स इसके अपीयर नहीं होते। सेफ्टी डाटा यही है कि आपने कोई बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, ठीक है, तो आपने वो यूज़ कर लेनी है, या फिर आपने इनहेल्ड ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स वगैरह, ठीक है, इनहेल्ड ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का तो आपको पता ही है, स्टीरॉइड्स वगैरह, बेक्लामेथासोन, प्रेडनिसोलोन वगैरह जो है ये सारी आपने ले लेनी है, या थियोफाइलिन वगैरह, ओरन प्रेडनिसोलोन या क्रोमोफोन्स वगैरह, क्रोमोन्स जो होते हैं वो आपने आप यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ओरल लिकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं वो फीटल को हार्म कर सकते हैं, बेबी को। ओरल लिकोट्राइन जो एंटागोनिस्ट है ना, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये हार्म कर सकते हैं बेबी को, हार्म फीटस। उसके बाद जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं ना, उसमें प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन। प्रेडनिसोलोन जो होती है ना ओरल, उसका रूट होता है प्रेडनिसोलोन, और ये कितनी देनी होती है, ये मोर देन 7.5 mg देनी होती है पर डे। और जो हाइड्रोकोर्टिसोन होती है ना वो आप दे सकते हैं 100 mg हाइड्रो, ये आईवी रूट से देते होते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन। ये 100 mg देनी है आपने, 3 to 4 टाइम्स देनी है डेली, ठीक है, ठीक है, डेली देनी होती है ड्यूरिंग लेबर। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन अगर आप देते हो ना, प्रोस्टाग्लैंडिन F2, तो वो ब्रोंकोस्पाज को इंड्यूस कराती है। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप ले रही हैं मेडिसिन, तो उसकी वजह से ये नॉर्मल है, इसका कोई भी मतलब आपको नुकसान नहीं होगा। अनकंट्रोल्ड एस्थमा में ये होता है कि अगर एस्थमा आपका वर्सन है, अनकंट्रोल्ड है, तो उसमें हाइपरटेंशन हो सकती है या फिर वजाइनल हेमरेज हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। फीटस के अंदर मतलब इसकी क्या क्या आपको कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। फीटस के अंदर ये होता है कि इंट्रायूट्रन ग्रोथ जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, या फिर वो होता है कि बर्थ के टाइम लो बर्थ वेट होता है, ठीक है, उसका बेबी जब बॉर्न होता है उसका वेट कम होगा, या फिर प्री टर्म बर्थ हो जाएगी, या इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी पेरिनेटरी जो मोर्टेलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, या न्यूनेटल हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। मतलब कि ये आपको फीटस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिल सकती है। तो हम किस तरीके से जो है वो अपना एस्थमा जो है वो उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, ये तो हमारा प्रेगनेंसी में था कि अगर प्रेगनेंसी में वर्सन हो जाता है एस्थमा तो फिर क्या कर सकते हैं। लेबर डिलीवरी में 90% केसेस में कोई सिम्टम नहीं आते। सेफ्टी के लिए हम मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, हमें इनहेल्ड वगैरह जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो यूज़ कर लेनी चाहिए, या बीटा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं वो यूज़ कर लेनी चाहिए। शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग होती है। शॉर्ट एक्टिंग में आपको पता है कि साल्ब्यूटामोल, लेवोल्ब्यूटारोल, अल्ब्यूटारोल वगैरह यूज़ करते होते हैं। साल्ब्यूटामोल का आपको पता है कि साल्ब्यूटामोल जो होता है वो टैकीकार्डिया भी काज कराता है, इसलिए हमने उसका भी ख्याल रखना होता है। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास पेशेंट हार्ट रेट उसकी बहुत ज़्यादा हुई हुई है तो आपने उसके अंदर जो है वो मतलब फिर आपने सेफ्टी जो है डाटा उसको भी देखते हुए आपने उसको यूज़ करना है, ठीक है। मैं पेशेंट पहले टैकीकार्डिया में, ऊपर से आप साल्ब्यूटामोल भी लगा रहे हो तो फिर तो पेशेंट का बेड़ा गर्क ही है। उसके बाद आपने क्या करना है कि डायग्नोसिस एस्थमा की किस तरीके से बनानी है, ठीक है, किस तरीके से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, हाउ टू मेक डायग्नोसिस ऑफ एस्थमा, ठीक है। तो डायग्नोस किस तरीके से आपने करना है एस्थमा को, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए आप के पास जो रिवर्सिबिलिटी टेस्ट जो होता है ना, ये होता है कि आपकी अगर FEV1 अगर आप एक्सरसाइज टेस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, एक तो ब्रोंकोडाइलेटर जब आप यूज़ करते हो ना तो 50% से ज़्यादा अगर आपकी FEV1 जो होती है ना, FEV1 वो 15% उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, वो इंक्रीज़ होती है 15%, ठीक है। तो ब्रोंकोडाइलेटर यूज़ करने के बाद तो इससे भी आप डायग्नोस कर सकते हो। लेकिन जब आप एक्सरसाइज टेस्ट करते हो उसमें आपकी FEV1 जो होती है वो 15% तक जो है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो अपने एस्थमा को। और उसके बाद जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जब 15% तक आपकी जो है वो ये इंक्रीज़ हो जाएगी ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होगा। या डायरनल वेरिएशन जो होती है वो मोर देन 20% होती है 3 days इन अ वीक। इसके बाद डायग्नोसिस आप और कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिसकी बेस पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। लंग फंक्शन टेस्ट होता है जिसको स्पायरोमेट्री कहते होते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि स्पायरोमेट्री जो है वो स्पायरोमीटर के थ्रू एक टेस्ट किया जाता है जिसमें हम लंग वॉल्यूम को, कैपेसिटीज़ को देखते हैं, FEV1 रेशियो को देखते हैं, FEV1 जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम होता है एट 1 सेकेंड उसको देखते हैं, जो कि एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर 0.7% से कम हो रहा होता है। इसके अलावा हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो होती है उसको देखते होते हैं, ठीक है। FEV1 को देखते हैं और FVC को देखते हैं, इनकी रेशियो को देखते हैं, ठीक है। ये हम कौन से टेस्ट के थ्रू देख सकते हैं, ये स्पायरोमेट्री के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी डायग्नोसिस में उसकी ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिफेक्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हम उसकी स्वेरिटी को डिफाइन कर सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू, ठीक है। स्पायरोमेट्री जब हम कराएंगे या पीक फ्लो मीटर के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा एस्थमा कितना ज़्यादा सीवियर है।
फिर ब्रोंकोडाइलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसके थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट थे? स्पायरोमीट्री टेस्ट था, लंग फंक्शन टेस्ट जिसको कहते हैं। अगर स्पायरोमीट्री नहीं है आपके पास तो फिर आप पीक फ्लोमीटर के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आप अस्थमा को ही देखते हो, चेक करते हो, उसकी सिवियरिटी लेवल को चेक करते हो। या ब्रोंको डायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट जो होता है उससे हमारे पास ये लिखती है क्या डेविडसन AHR टेस्ट भी कोई बता रही है ये, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपके पास ना डिफ्यूजन लंग का एक टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें क्या करते होते हैं कि 0.3% सोल्यूशन जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का वो आप इनहेल कराते हो पेशेंट को। आपको पता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना उसके पास मैक्सिमम एबिलिटी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। जब आप 10 ml का लाइक आप सोल्यूशन ना पेशेंट को इनहेल करा रहे हो, ठीक है, आप उसको पेशेंट को दे रहे हो 10 ml का सोल्यूशन दे रहे हो, तो उसमें से अगर ना 2 ml एक्सपायर करने पर वापस आ रहा है ना, 8 ml जाके बाइंड कर मतलब कि 2 ml वापस एक्सपायरेशन में आ रहा है, तो इट्स मीन कि आपके लंग बिल्कुल नॉर्मल है, सही काम करे। लेकिन आप 10 ml दे रहे हो, उसमें से 8 ml वापस आ रहा है, इट्स मीन कि ये एल्वेलाई है, ये कैपिलरीज है, यहाँ पर फिब्रोसिस हो रही है, सही तरीके से उसकी जो है वो डिफ्यूजन ही अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो ये भी इंडिकेट करेगा कि आपको जो है वो कोई एयरवेज का प्रॉब्लम है, ठीक है, कि कोई इस तरह का इशू है, एस्थमेटिक इशू है। पीक फ्लो मीटर से आप डायग्नोसिस बना सकते हो। उसके बाद जो है वो सिम्टोमेटिक जो पेशेंट होते हैं ना उसमें आप पीक फ्लो मीटर के थ्रू ही, जिनमें सिम्टम्स आ रही होती हैं ना, सिम्टोमेटिक पेशेंट जो होते हैं, कुछ एसिम्टोमेटिक भी होते हैं, कुछ सिम्टोमेटिक भी होते हैं। जो सिम्टोमेटिक वाले होते हैं उसमें आप पीक फ्लो मीटर के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, रीडिंग जो होती है, मैक्सिमम रीडिंग लेनी होती है ना 3 रीडिंग में से। फिर उसके बाद जो है वो ये अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो उस टाइम पे कर सकते हो या फिर इवनिंग टाइम पे कर रहे हो। इसके अलावा जो है वो एक्सरसाइज टेस्ट होता है, क्योंकि कुछ पेशेंट कह रहे होते हैं कि वो जब बैठे होते हैं तब तो उसे कोई मसला नहीं होता, काम कर रहे होते हैं तब उनका सांस चढ़ता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज टेस्ट से आप मॉनिटर कर सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो। या फिर इसके अलावा जो है वो आप लोग एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है ना उससे भी मेजर कर सकते हो। ये यूजफुल टेस्ट होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड नेटिव पेशेंट जो होते हैं ना उनके अंदर। अगर आपकी जो आयरन नाइट्रिक ऑक्साइड है ना इसका लेवल, इसकी वैल्यू एलिवेट कर जाती है फिर भी आप कर सकते हो। जैसे कि एडल्ट के अंदर जो होती है वो कितनी होती है, वो मोर देन 50 होती है, और चिल्ड्रन के अंदर जो होती है वो कितनी होती है, मोर देन 35 होती है। पेरिफेरल ब्लड अजीनोफिलिया, अगर आप CBC कराते हो ना उसके अंदर अगर आपको जीनोफिल्स लेवल राइज मिलता है, जीनोफिलिया क्योंकि मीडिएटर्स रिलीज होते हैं उसमें जीनोफिल्स भी होता है, अजीनोफिल्स काउंट अगर बढ़ जाता है तो ये एटोपिक या एलर्जिक जो एस्थमा होता है उसकी तरफ इंडिकेशन होती है। इजीनो क्या स्पेलिंग होती है, सीनोफिलिया, स्पेलिंग ईओजीनोफिलिया, ठीक है। ये एटोपिक एस्थमा की इंडिकेशन होगी, एटोपिक जो एलर्जन इंड्यूस्ड होता है। उसके बाद एक्सरे में आपको स्किन प्रिक टेस्ट होगा। स्किन प्रिक टेस्ट में भी आप क्या करोगे कि थ्रू दी स्किन आप एलर्जन वगैरह जो है वो उसको इनोकुलेट कराओगे बॉडी के थ्रू, फिर उसका रिस्पॉन्स देखोगे, स्किन प्रिक टेस्ट है। उसके बाद एक्सरे में आपको मिलेगा लोबार क्लैप्स देखने को मिलेगा। आप मेजर कर सकते हो जितने भी एलर्जन जो कि स्पेसिफिक IG एंटीबॉडी जो है वो उसकी वजह से जो है वो मेजरमेंट आप एलर्जन करोगे स्पेसिफिक IG के लिए जो होते हैं, ठीक है, जो कि IG एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराते हैं, वो वाले एलर्जन होते हैं उनकी भी मेजरमेंट करोगे। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखते रहेंगे।